नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ सलमान आरफी अपने चैनल ज्ञान विद सलमान में आपके सामने। और हम आपके लिए लेकर आए यूपी टीईटी और सुपर टेट के लिए बीटीसी का कोर्स मात्र 10 पेज में। ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है। जो सुपर टीईटी का जो हमारा बीटीसी का जो सिलेबस आता है सुपर टीईटी में, तो उस सिलेबस को हम पूरे को कवर कर रहे हैं। 30 से 40 नंबर का जो सिलेबस होता है बीटीसी का, तो उसी सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, हमने आपको अब तक जो पढ़ाया है वर्धा शिक्षा सम्मेलन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बारे में विषय मैंने पढ़ाया था आपको। और उसके बाद मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग के विषय में बताया था, जो लखनऊ में स्थित है, सॉरी इलाहाबाद में स्थित है। और ये डीजीपी, बालाघाट, उत्कर्ष जैसी जो पत्रिकाएं हैं उनका संपादन करता है। इसके विषय में मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। और शिक्षा का वर्धा सम्मेलन हमने आपको बताया था 1947 में हुआ था। तो उसमें भी आपके लिए मैंने जानकारी दी थी 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया था। ये सीरीज उससे अगला है और शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहला जो बिंदु आ रहा है कि मैं भी आपको ये अंतिम बिंदु आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं शुरू मत कर देता हूँ आपके लिए। और पहला बिंदु, तो सीरीज का नाम है बीटीसी का संपूर्ण कोर्स मात्र 10 पेज में, भाग 5। ये हमारा 5वां भाग है। इससे पहले 4 वीडियो इस सीरीज़ की आपको आ चुकी हैं सुपर टीईटी के लिए। पहला पॉइंट है इसमें, और ये है, आपको पता है चूँकि हम इसमें चल रहे हैं लगातार, जो हमारा वर्षवार इसके अंदर चल रहा है। और हमने शुरू किया था इसके अंदर 1450 से। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मतलब बड़े कार्यक्रम हुए, घटनाएँ हुई हैं, तो इसकी हमने शुरुआत की थी 1450 में। और उस सीरीज़ का जो पहला भाग का पहला बिंदु था गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण मशीन का आविष्कार। आप मेरे पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ये उसकी 5वां भाग है। आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मेरी सारी वीडियो आपको उस पर मिल जाएंगी। और अगर आप सुपर टीईटी को क्रॉस करने की इच्छुक है, चाहते हैं कि आप अध्यापक बने, तो मेरे वीडियो में जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कंटेंट है जो 2 वर्ष की जो बीटीसी की परीक्षाएं हुई हैं सुपर टीईटी की, वो उन परीक्षाओं में बीटीसी का 30 से 40 नंबर का जो सिलेबस है वो कवर हुआ है। इन सभी जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है तो हमारा एक बीएफ स्किनर का आपने नाम सुना होगा, और ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट गुजरे। प्रोग्राम लर्निंग का विकास, प्रोग्राम लर्निंग अभी किसको हमारे यहाँ अभिक्रमित अनुदेशन ही बोला जाता है। और इसकी शुरुआत की थी 1954 में बीएफ स्किनर द्वारा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पर चलते हैं हम। दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है दूरदर्शन की स्थापना। अब आप कहेंगे कहाँ बीएफ स्किनर, कहाँ दूरदर्शन। तो मैंने इसको ये पूरी एक सीरीज़ है, इसको आप वर्षवार बना लीजिएगा, अपनी एक कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक पूरी सीरीज़ वर्षवार इसको बना लीजिएगा आप। तो आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ही कवर हो जाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूरदर्शन की स्थापना, चूँकि दूरदर्शन जो है हमारा ये आता है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, जो ऑडियो विजुअल एड है, जो ऐसी हमारी उपकरण है जो बच्चों को, जिसमें हम बच्चे देखकर भी पढ़ सकते हैं, सुनकर भी पढ़ सकते हैं, तो वो है टीवी। तो टीवी में चूँकि आँख और कान दोनों ही चीज़ें हमारी जो है उस चीज़ से जुड़ रही हैं। अगर हम बच्चों को ऐसा अनुदेशन देंगे, इस तरीके से अनुदेशन देंगे जिसमें हमारी कम से कम 2 ज्ञानेंद्रियाँ मतलब जुड़ सकें, तो उसमें हमारा जो लर्निंग का जो परसेंटेज वो बढ़ जाता है। तो दूरदर्शन उसी उपकरण का उसी तरह का एक उपकरण था जिसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। इससे हमें सीखने की, आज हमारे पास हज़ारों चैनल हैं। आप देखिए, अगर आप सैटेलाइट टीवी लगवा लेते हैं DTH, तो आपके पास या तो इग्नू का देख लीजिएगा, NIUS का देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। और हम भी जो आपको यहाँ दे रहे हैं, आप देखिएगा इसमें मेरे वीडियो आपको बता रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण मतलब अनुदेशन की तकनीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन की तकनीक है, जिसमें हम लोग आपको ऑडियो विजुअल यानी वीडियो बना कर दे रहे हैं। तो ये सब दूरदर्शन के माध्यम से ही, मतलब ये उसी के अगला रूप है। तो सबसे पहले दूरदर्शन की स्थापना हुई, और ये स्थापना हुई 1959 में। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा मैं आपको लेकर आया हूँ NCERT की स्थापना।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की स्थापना 12 विभागों के साथ हुई थी। मतलब जब वो बना था तब उसमें 12 विभाग थे। वो विभाग क्या क्या थे ये अलग विषय है, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा। और आपका वर्ष याद कर लीजिए, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। इसमें इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा 1961। और इसमें 12 विभाग हैं, ये देख लीजिएगा, इसको आप देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 4 हमारा आ रहा है। कैमरे को इधर कर देते हैं हम थोड़ा सा। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज की स्थापना। तो आप सोच रहे होंगे शायद ये एससीईआरटी है। ये एससीईआरटी नहीं है, असल में इसको सीमेट बोलते हैं, जिसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज की स्थापना, ये असल में सीमेट है, जो हमारे अध्यापकों के एक तो होता है मतलब नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण। तो नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण जो है इसकी जिम्मेदारी उठाता है असल में एससीईआरटी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको बोलते हैं एससीईआरटी, ठीक है। दूसरा है हमारा सीमेट। सीमेट का काम जो है ये हमें मतलब स्कूलों में सपोर्ट करता है, सपोर्टिव सुपरविजन करता है। मतलब इसका मतलब कहना मतलब ये है, हमें वो सामग्री जो हमें स्कूलों में इस्तेमाल करनी है, बच्चों के लिए इस्तेमाल होनी है, और वो तकनीक उपलब्ध कराता है जिससे हम बच्चों के साथ अनुदेशन प्रक्रिया में अपने आप को बहुत ही कंफर्ट महसूस कर सकें। तो ये काम है हमारे सीमेट के। सीमेट हमारे मतलब आम टीचर्स के तो नहीं, मगर वो ये क्या करता है कि ज़िले के कुछ टीचर्स को बुलाता है, अपने आप ट्रेनिंग कराता है। ट्रेनिंग कराने के बाद वो टीचर्स अपने ज़िलों में जाकर बीआरसी लेवल के जो टीचर होते हैं उनको टीचर ट्रेनिंग कराते हैं। और फिर जो बीआरसी लेवल के जो टीचर होते हैं, आमतौर पर आज की डेट में उनको एआरपी वगैरह जाना जाता है, तो वो एआरपी जो है, जो आम अध्यापक हमारे पढ़ रहे हैं उनको ट्रेन कराते हैं, ठीक है। तो ये राज्य शिक्षा संस्थान का कार्य था। और राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश की स्थापना प्रयागराज में हुई। तो यहाँ पर आप 2 बिंदु नोट कर लीजिए, तो ये प्रयागराज नोट कर लीजिए, प्रयागराज में हुई। दूसरा है इसका जो वर्ष है 1964 है, ठीक है। इससे कार्य क्या है देख लीजिए, आप कार्य इसमें नोट कर सकते हैं, नीचे लिखे हुए हैं। शोध, रिसर्च कराता है ये, शिक्षण सामग्री विकास, अध्यापक प्रशिक्षण सामग्री और सामग्री का प्रकाशन भी करता है। वायु परियोजनाओं पर संपर्क कार्य, मतलब ऐसी परियोजनाएं जो स्कूल से तो हमारे रिलेटेड हैं, बट जैसे कि बहुत अभी आपने देखा प्रेरणा ऐप आया। ये प्रेरणा ऐप जो है हमारे विद्यालयों में चल रहा है। तो प्रेरणा ऐप एक एनजीओ का ऐप है। तो ये सारे इस तरह के कार्य पे, या प्रथम ऐप आया था, आपने देखा होगा। तो प्रथम ऐप जो है, जो हमारे आजकल बेसिक स्कूलों में चल रहा है, ये सब एनजीओ के ऐप हैं। तो इस तरह के जो गतिविधियां हैं, ये इसका काम जो है वो राज्य शिक्षा संस्थान करता है। मतलब ये समाज और बाहर एनजीओ कार्य कर रही हैं, या जैसे हमारा क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन है, और या हमारा यूनेस्को है, वो बहुत सारी परियोजनाएं शिक्षा संबंधी पूरी दुनिया में कार्य करती है। यूनिसेफ है, यूनिसेफ के माध्यम से बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये सारे कार्य मतलब विश्व के स्तर पर और देश के स्तर पर बहुत सारी परियोजनाएं जो कार्य करती हैं, या एनसीईआरटी दिल्ली के माध्यम से बहुत सारी परियोजनाएं आती हैं। उन परियोजनाओं को सीमेट के माध्यम से उनको समझकर, उनकी ट्रेनिंग कराकर उनको विद्यालय में इम्प्लीमेंट करने का कार्य सीमेट का है। चलते हैं, इसकी स्थापना जो हुई 1964 में हुई, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला हम बिंदु देखेंगे, नंबर 5, भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन। ये इसको बोलते हैं हम IAPL। तो जब शिक्षा का साइकोलॉजी के ऊपर शिक्षा में काफ़ी कार्य विदेशों में होने लगा, तो जाहिर सी बात बाहर की जो आँच है वो घर में भी आती है। तो भारत में भी इसके ऊपर कार्य हुआ, और हमें ये माना गया कि चाइल्ड साइकोलॉजी, जो बच्चों का जो मनोविज्ञान है, उसकी बहुत ही महत्ता है प्राइमरी एजुकेशन में। हकीकत तो ये है कि आज की डेट में 18 साल तक के जो बच्चे हैं, 18 साल तक के बच्चों को भी हम बीएड जो हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं, उनको जो है उन्हीं बच्चों का 18 साल तक के बच्चे का, ये उससे ऊपर के जो बच्चे हैं, और बल्कि उन सब की साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। मगर हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्शन की, तो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो आते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे। तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके ऊपर कार्य करने के लिए, उनके लिए शिक्षा में नई व्यवस्थाएं बनाने के लिए, और नई शैक्षिक तकनीक को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तो भारत में भी बहुत कार्य हुए। तो उस ज़माने में ये सब हमारे यहाँ शुरुआत हुई
हालांकि आपने देखा मैंने आपको बताया था अभिक्रमित अनुदेशन, यानी कि इसकी शुरुआत BF स्किनर द्वारा 1954 में हो गई थी, बट भारत में ये कब आया 1966 में, जब एक संगठन बना, उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, यानी कि IAPL, भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन। इसको आप नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उसकी स्थापना हुई है 1966 में। चलते हैं आगे। और 6 दोस्तों, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। 6वां नंबर है हमारा जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम सेमिनार। तो जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम सेमिनार हमारा हुआ जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ कह लीजिएगा। और ये किसने किया? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन बम्बई द्वारा, एक संगठन था बम्बई में। उन्होंने इस बात को महत्व को समझा गया कि भारत में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था उस ज़माने में, और अगर हमने जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया और ये अनकंट्रोल रही या जन्म दर अनकंट्रोल रही तो बहुत सारी समस्याएं हमें घेर लेंगी। और सबसे बड़ी समस्या है पानी की, और दूसरी समस्या है हमारे पास अन्न की। हालांकि भारत आत्मनिर्भर है अन्न के क्षेत्र में, और फिर भी बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी वृद्धि दर जब उसकी और भी हाई हो तो ये किसी भी देश के लिए समस्या हो सकती है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने भी इसमें कदम उठाए। तो सबसे पहले जनसंख्या शिक्षा की शुरुआत की गई। आज की डेट में आप देखिएगा, जब अगर आप डेमोग्राफी, जनसंख्या विज्ञान बाकायदा एक शोध का विषय है, और MA एजुकेशन में इसको पढ़ाया जाता है, और जनसंख्या विज्ञान बाकायदा एक विषय के रूप में भी MA में पढ़ाया जाता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम सेमिनार या इसकी शिक्षा की शुरुआत जो हुई थी 1969 में हुई थी। और इसको नोट कर लीजिएगा, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन बम्बई द्वारा, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे ही जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है। अगर हम अध्यापक बनने जा रहे हैं तो ये हमारा ही चैप्टर है और हमसे ही जुड़ा हुआ विषय है। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ 1972 में। और अधिनियम में क्या बातें थी ये एक अलग विषय है, इसको हम बाद में बता सकते हैं। बहरहाल ये इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश का है, ये आप देश का नहीं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ। और इसका कार्य बेसिक शिक्षा को घर घर पहुँचाना, सुलभ शिक्षा और आसान शिक्षा जो आपके घर के नज़दीक उपलब्ध हो। ठीक है, ये 1972 में शुरुआत हुई। इसके आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। दोस्तों आपको याद होगा, पहले जो शिक्षा थी आज़ादी के बाद वो राज्यों का विषय थी। भारत एक बहुत विशाल देश है, 28 प्रदेश हैं। जाहिर सी बात है, तो इतना विशाल देश होने के बाद आपने देखा होगा साउथ में हमारे बहुत से राज्यों की भाषाएं भी अलग हैं। बहुत से राज्यों में जो क्या कहते हैं, मान्यताएं भी अलग हैं, परंपराएं भी अलग हैं। मगर एक बात है जो हमको जोड़ कर रखता है, क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है, तो गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी था कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सारे भारत में समान हो। तो सारे भारत में समान होने के लिए एक तो ज़रूरी ये था कि तो हमारी भाषा ऐसी हो, कम से कम एक भाषा ऐसी हो जो पूरे भारत में बोली या समझी जाती हो। किसी भी सफल राष्ट्र के लिए ये बेइंतहा ज़रूरी है कि कम से कम एक भाषा ऐसी हो जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती हो। तो इसके लिए तो आपको मालूम है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और पूरे भारत में बोली जाती है। गवर्नमेंट ने फिर इन चीज़ों को समझते हुए, चूँकि बहुत सारी परंपराएं मान्यताएं भी अलग अलग थी, तो गवर्नमेंट ने सन 1976 में भारत सरकार ने इंदिरा गांधी के समय 44वां संविधान संशोधन किया था। उसमें क्या किया कि शिक्षा को एक समवर्ती सूची वो सूची होती है हमारे संविधान की जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट को, राज्य सरकार को, और केंद्र सरकार को, दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे शिक्षा के विषय में बहुत सारी संस्थाएं हमारी केंद्र की भी हैं और बहुत सारी संस्थाएं हमारी प्रदेश की भी हैं। जैसे कि हमारी बीएड की मान्यताएं हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, क्या कोर्स चलेंगे बीटीसी में या बीएड में, ये सारी चीज़ें कौन तय करता है? ये तय करता है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये तय करता है। और इसी प्रकार एनसीईआरटी है जो पूरे देश का पाठ्यक्रम तय करता है, सिलेबस को तय करता है, पाठ्यचर्या क्या होगी, पाठ्येतर गतिविधियाँ क्या रहेंगी पूरे वर्ष बच्चों के लिए। और विदेशों से जो हमारे शिक्षा में सहायता मिलती है, मतलब मैं फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब
अनुदेशन सामग्री की बात कर रहा हूँ। अनुदेशन सामग्री जो विदेशों से प्राप्त होती है, ये सारी एनसीईआरटी देखती है। इसी तरह राज्य की भी संस्थाएं हैं बहुत सारी, जैसे कि एससीईआरटी है, जो स्टेट लेवल पर प्रशिक्षण के मापदंड मानक तय करती है। तो कहने का मतलब ये, शिक्षा की समवर्ती सूची में शिक्षा को डाला गया, और उसका डालने का जो मकसद था वो ये था कि ताकि हम शिक्षा पर एक साझी रणनीति बना सकें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ताकि कम से कम हम, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो एक से मानक, एक सी परंपराएं और मानदंड उनका पालन कर सकें, और एक भारत का निर्माण कर सकें। एक भारत और संयुक्त भारत, सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। जाहिर सी बात है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं। एक तो कब किया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। दूसरा 1976 में किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। नवा पॉइंट है हमारा एनआईसी की स्थापना। दोस्तों, एनआईसी के बारे में आप सब जानते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। हमारी जितनी भी सरकारी वेबसाइट हैं वो ज़्यादातर एनआईसी के माध्यम से ही काम करती है, और ये भारत सरकार का अपना एक पोर्टल है एनआईसी। इसकी स्थापना 1976 में, मतलब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं एनआईसी को। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो भी लंबी हो जाएगी, मैं चाह नहीं रहा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो। 10वां पॉइंट है हमारे एससीईआरटी की स्थापना। एससीईआरटी को सब जानते हैं आप, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसका कार्यालय हमारा लखनऊ में निशादगंज में है, और ये उत्तर प्रदेश में जो प्रशिक्षण है बीटीसी कॉलेज की मान्यता है। बीटीसी कॉलेज में पढ़ाए जाने वाला जो पाठ्यक्रम है, और हमारे टीचर्स जो हमारे यहाँ अपॉइंट होने वाले हैं उनके लिए डीएलएड का प्रशिक्षण की व्यवस्था, और शिक्षण मतलब नौकरी के बाद जब आप शिक्षक बन जाते हैं उसके बाद भी प्रशिक्षण की व्यवस्था ये कराता है। तो एससीईआरटी की स्थापना 1981 में हुई, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अंतिम बिंदु में इसको पढ़ा रहा हूँ आपको, दूरदर्शन से पहला रंगीन प्रसारण। तो इसमें अभी आपके सामने दोस्तों आया था, दूरदर्शन की स्थापना 1959 में हुई थी, और इसका रंगीन प्रसारण जो शुरू हुआ 1982 में हुआ। और ये 1982 में इसलिए हुआ कि हमारा जो पहला सैटेलाइट था इनसैट जब आसमान में पहुंच गया, अंतरिक्ष में, उसके बाद ये पहला हमारा रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था 1982 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और फिर कल हाजिर होऊंगा नए विषय के साथ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी तो आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को शेयर कराइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।